शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4 इसका इंट्रोडक्शन। फर्स्ट हेडिंग है एलिमेंट्री ऑपरेशन दूसरा नाम होता है इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले करेंगे क्या, वो इसके बारे में बता देता हूँ मैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हम निकालेंगे, ये सीखेंगे कि मैट्रिक्स का, किसी मैट्रिक्स का, ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हम ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। ए इनवर्स को हम लिखते हैं e की पावर -1। ठीक है, इस एक्सरसाइज में ये सीखेंगे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो मेथड होगा यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन, दूसरा नाम होता है इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इस मेथड से निकालेंगे। अब इस मेथड में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे यूज करना है मेथड, तो इसके बारे में पहले मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले बेसिकली मैं ये बता दूं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होते हैं, एलिमेंट्री मैं इसे लिख दे रहा हूँ EO, एलिमेंट्री ऑपरेशन या दूसरा नाम इसका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, ये टोटल कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। टोटल कितने होते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, कितने मेथड होते हैं इसके अंदर, 6 होते हैं। तो 6 किस किस के होते हैं, 3 तो होते हैं कॉलम के, 3 तो होते हैं रो के और 3 होते हैं कॉलम के। ठीक है, मैट्रिक्स में 2 ही चीज़ तो होती है, रो और कॉलम। मतलब 3 तो आप रो में लगा सकते हो, 3 आप कॉलम में लगा सकते हो। अब क्या क्या लगा सकते हैं, फर्स्ट मेथड क्या है इसका, RI इंटरचेंजिंग, ये इंटरचेंजिंग का सिंबल है, और RJ। इसका मतलब क्या है इस लाइन का, इसका मतलब ये है इंटरचेंजिंग एनी टू रो और एनी 2 कॉलम। ठीक है, मतलब, और ये आई क्या है, जो हम ऐसे कोई मैट्रिक्स हम पढ़ते थे AIJ, ये एलिमेंट है। आई को क्या बताया, जो पहले लिख रहा है वो रो है, बाद में लिख रहा है कॉलम है। अब इसका मतलब ये है RI इंटरचेंजिंग, RJ इंटरचेंजिंग का सिंबल होता है। और इस लाइन का मतलब ये है कि किन्हीं 2 रो को या 2 कॉलम को, 2 रो को या 2 कॉलम को हम आपस में ज़रूरत पड़ने पर इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं इसका एग्जांपल कराऊं, ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, हमें सवाल में ज़रूरत पड़ी, हमें सवाल में ये ज़रूरत पड़ी कि भाई हमें इस रो को इस रो से बदलना पड़ गया। किसी समय ज़रूरत पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती, वो केस अलग है, पर हमें ज़रूरत पड़ी कि ये हमें दोनों रो को आपस में बदलना पड़ गया। यानी R1 जो रो है, R1 कौन सी रो है, फर्स्ट रो, R2 कौन सी है, सेकेंड रो। ठीक है, अब फर्स्ट जो रो है मुझे इंटरचेंज उसे बदलना है, किससे बदलना है, सेकेंड रो से। ठीक है, तो कैसे बदला करेंगे, 3 4 नीचे, 3 4 नीचे ऊपर लिख देना, और ये 1 2 नीचे लिख देना। ऐसे हम जरूरत पड़ने पर 2 रो को आपस में बदल सकते हैं। ठीक है, ओके। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि RI, ये सिंबल होता है इंटरचेंज का, और ये ऑपरेशन लगाने का सिंबल होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, इसमें भी नंबर से जरूरत पड़ने पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आई का मतलब क्या है, रो, और यहाँ पे मैंने आई लिखा था, आई का मतलब 1 2 3 4 जो भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या था, आई का मतलब 1 रख लिया मैंने, कि आई का मतलब 1 रख लिया, फर्स्ट रो को मैं सेकंड रो से चेंज कर सकता हूँ। तो ऐसे यहाँ पे आई का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो सवाल में देखेंगे, वैसे जनरली लिखा दे रहा है। इस लाइन का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई, तीन वाले मैट्रिक्स नहीं हो, 3 वाला होगा, 4x4 का होगा। बस जनरली तुम्हारे कोर्स में 3x3 तक नहीं है, तो 2x2 का आएगा, 4x4, 3x3 का आएगा, 4x4 का नहीं है। मल्टीप्लाइंग एनी एलिमेंट इन रो। ठीक है,
इस लाइन का मतलब ये है, मान के चलो कोई मैट्रिक्स दिया गया बच्चों 1 2 3 4, हमें जरूरत ये पड़ी है कि मुझे फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करना है या 3 से मल्टीप्लाई करना है। सवाल सॉल्व कर रहे हैं, जरूरत पड़ गई हमें कैलकुलेशन करने की कि सेकंड या फर्स्ट रो में मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो कैसे लिखा जाएंगे इस बात को कि भाई फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, बोला कि फर्स्ट रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं, ऑपरेशन का सिंबल है, ठीक है। फर्स्ट रो में ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट रो में। ये इधर R1 से का मतलब ये है कि फर्स्ट रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं। क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं कि फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो में लगा रहे हैं तो सेकंड से कोई मतलब नहीं रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो में, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 और 4 से हमें कोई मतलब नहीं है। अब तक हम क्या करते थे, पूरे में मल्टीप्लाई करते थे। अब जो यहाँ पे लिखा है उतना ही काम करना है बस, ओके। तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अच्छा, अब तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि RI में मान लो किसी भी रो में ऑपरेशन लगाया हमने, क्या ऑपरेशन लगाया कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो को या तीसरी रो को हमने ऐड कर दिया। ये ऑपरेशन का मैं एक एग्जांपल कर रहा हूँ। मान के चलो ये कोई मैट्रिक्स है, ऐसे दिया गया। अब हमें ये जरूरत पड़ी कि मुझे फर्स्ट रो में, मान के चलो मैं इसमें फर्स्ट रो में ऑपरेशन लगाऊं, सवाल को सॉल्व करते समय मुझे ये जरूरत पड़ी कि फर्स्ट रो में ऑपरेशन लगाना है। मुझे क्या ऑपरेशन लगाना है कि मुझे फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ प्लस करना है 2 से मल्टीप्लाई करके या 3 से मल्टीप्लाई करके या 4 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। कि फर्स्ट रो में मुझे प्लस करना है सेकंड रो को, और सेकंड रो में 2 से या 3 से मल्टीप्लाई करके। तो ऐसे भी हम लगा सकते हैं। कैसे देखो, पहुँच जाऊँ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो में, सेकंड रो में 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो के साथ प्लस करना है, और फर्स्ट रो में लिखना है वो वाली बात। तो 2 3 6 6 और ये कितना आएगा 7, 2 6 8 और तो कितना आएगा 10, और ये 3 और ये 4। ये तो बात बताई है मैंने कि ऑपरेशन हम ऐसे लगाया करेंगे। अब निकालेंगे कैसे वो अलग बात है, ठीक है, वो बात में बताएंगे। लेकिन अब ये मैंने 3 मेथड बताए हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये वाला थर्ड। देख सकते हो आप सब जगह मैंने जो भी ऑपरेशन लगाया वो किसमें लगाया, रो में ही तो लगाया है। तो 3 मेथड रो के होते हैं और 3 ही यही मेथड कॉलम के होते हैं। टोटल मेथड होते हैं हमारे ऑपरेशन लगाने के कितने होते हैं 6, ठीक है। तो इतना पहले नोट करो, इसके बाद आगे जाएंगे। देखो नेक्स्ट है हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, मतलब इन्वर्स हम किसी मैट्रिक्स का कब फाइंड कर सकते हैं, इन्वर्स हम किसी मैट्रिक्स का कब फाइंड कर सकते हैं। तो लेट A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर n। मैंने लेट कर दिया कि कोई m ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस बात से ये भी बात पता लगती है, सबसे पहले मोस्ट बात ये है कि जो हम इन्वर्स मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला करेंगे, वो मैट्रिक्स ओनली क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। मतलब कोई मैट्रिक्स अगर रेक्टेंगुलर या वर्टिकल मैट्रिक्स दिया हुआ है किस टाइप से, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 का है, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है। ये क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, जब आप इसे मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो इसका आपको इन्वर्स नहीं, इसका इन्वर्स निकलेगा ही नहीं, ठीक है। पहले लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये क्या नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। सबसे पहले जो हम इन्वर्स निकाला करेंगे वो मैट्रिक्स सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, चाहे वो 2x2 का हो या 3x3 का हो। अच्छा, जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं ना, जैसे 2x2 का है तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, A2 है। ये क्या है, ये A2 है। अब ये 2 क्यों बोला हमने, पीछे वाला 2 क्यों नहीं बोला, क्योंकि दोनों सेम नंबर है ना, तो एक नंबर बोल दिया हमने। ऐसे 3x3 का होगा तो आप A3 बोल सकते हैं उसे, तो उसने यही बोल दिया यहाँ पे ऑफ एनी ऑर्डर है, यानी पीछे वाला है तो इसकी रो तो m हो गई, कॉलम ही इसका m होगा, उसने m/n नहीं लिखा यहाँ पे,
क्यों डिफरेंट हो जाता फिर वो, तो इसने एम ले लिया है, ये शॉर्ट नेम है इस स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, आगे एम एंड इफ देयर एग्जिस्ट another square matrix B of the same order and such that AB is equal to BA और is equal to I। अब समझो ध्यान से, सबसे पहले कोई मैट्रिक्स दिया जाएगा A, वो सबसे पहले होना चाहिए स्क्वायर होगा तो ऑर्डर सेम होगा उसका, मतलब 2 by 2 का होगा, रो और कॉलम नंबर इक्वल होंगे। अब एक और मैट्रिक्स ए के साथ में एक ऐसा मैट्रिक्स दिया जा रहा है जो ए को एग्जिस्ट कर रहा है और उसका ऑर्डर भी कितना दिया है, एम ही दिया है। जब वो 2 by 2 का है तो ये भी 2 by 2 होना चाहिए, ऐसा नहीं 3 by 3 हो जाए। और ये दोनों मैट्रिक्स क्या करते हैं, सच दैट जब ये दोनों मैट्रिक्स इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, मतलब दोनों इसको सेटिस्फाई करते हैं कि हम ए इंटू बी निकालें या बी इंटू ए निकालें, दोनों की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 वैल्यू होती है, वो आना चाहिए आंसर। तब हम कहेंगे कि ये इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है। देन अगर ऐसा हो जाए तो आप देन ये कहेंगे, देन बी इज, या मैं यही लिख दूं, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, एंड या आप ये भी कह सकते हैं कि ए इज इनवर्स ऑफ बी। अब एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे, ए कोई मैट्रिक्स दिया जाएगा और बी भी उसी ऑर्डर का सेम मैट्रिक्स दिया जाएगा, मतलब एलिमेंट डिफरेंट होंगे पर ऑर्डर सेम होगा। अब अगर दोनों मैट्रिक्स हमें ए इंटू बी निकाले या बी इंटू ए निकाले, और दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। अगर दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो हम वहाँ पे ये कहेंगे कि बी ए का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स होगा और ए बी का इनवर्स होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों किसके इक्वल है, आई के। तो अगर मैं फर्स्ट और लास्ट वाले को ले लूँ कि जब ए बी इक्वल होगा आई के और ए को हम इधर ले आए तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए इनवर्स, है ना। और आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वो मैट्रिक्स ही आएगा, आइडेंटिटी का मतलब 1। ठीक है ना, जैसे आप 1 का मल्टीप्लाई 2 में करते हो क्या आता है 2, 1 का 3 में करते हो क्या आता है 3, ये तो रियल नंबर की बात हो गई। ऐसे मैट्रिक्स में आई का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब आई को हटा दो, आई को 1 समझा करो एक तरह से, तो 1 का मल्टीप्लाई ए में करोगे इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये हमने ये बोला है कि बी ए का इनवर्स हो जाएगा। और अगर बी ए इक्वल टू आई होता, अगर बी ए इक्वल टू हम आई रखते तो आप बी को इधर ले क्या होगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी इनवर्स, तो ए इक्वल टू हम कहेंगे बी इनवर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन 100% आता है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स दिए जाएंगे ए और बी, अगर दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो आंसर बस ये लिखना है, बी इज इक्वल द इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल कराएंगे, नोट कर लो पहले। चलो एक एग्जांपल करते हैं इसका, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का। लेट कर लो, ए की वैल्यू 2 3 1 2 दे रखी है। ठीक है, और बी की वैल्यू मैंने लेट कर ली कि 2 -3 -1 2 दे रखी है। और चेक करना है और बताना है ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है। तो हम निकालेंगे सिंपल, सबसे पहले ए बी की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 3 1 2, और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 2 -3 -1 2। कोई दिक्कत आ रही है यहाँ तक?
तो मल्टीप्लाई करना है रो टू कॉलम, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। इसका करो 1 का 2 में 2 और माइनस का 2, -3 + 4 कितना आ जाएगा, 4 में 3 गया और 0 0 1। ये किसकी वैल्यू होती है, आई की। ठीक है, ये हमने ए बी निकाल लिया। अब ऐसे ही अगर हम बी ए निकालें उसका और आंसर मान लो माइनस का आई आ गया तो बात बन जाएगी। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 3 1 2, मल्टीप्लाई किया हमने दोनों का, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 2 तिया 6 -6। इसका करो सेकंड होगा -2 + 2, इसका करेंगे इसमें तो -3 + 4। आंसर आ गया हमारा 4 में 3 गया 1 0 0 1। क्या आ गया आंसर, आई। कंडीशन सेटिस्फाई है ना, तो यहाँ आंसर लिख देंगे हेंस बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, आप ये लिख सकते हो कि बी ए का इनवर्स है एंड ए बी का इनवर्स है। ठीक है, दोनों आपस में इन्वर्टिबल है। ये आपका कंप्लीट हो गया, ऐसे करना है बस, नोट करो। अब यहाँ पे क्या प्रूफ हुआ है कि बी ए का इनवर्स है और ए बी का इनवर्स है। तो इस वाली बात को कैसे लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। अब मैं तुमसे ये कहूँ कि मान के चलो ए सी का इनवर्स है और सी ए का इनवर्स है, तो कैसे लिखोगे इस बात को, ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, एक बार सीधा एक बार उल्टा करके मल्टीप्लाई आई आना चाहिए, तो क्या माना जाएगा, इन्वर्टिबल। तो इसके बाद कराएंगे एक थ्योरम कि हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्यों नहीं लेते हैं। मान के चलो आपने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया, वैसे ही बता रहा हूँ, ओके, मुझे मल्टीप्लाई से कोई मतलब नहीं है, और बी की वैल्यू सेलेक्ट कर ली 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं पहले ए बी निकालूंगा। अब भाई ए बी निकालोगे तो मान के चलो ए बी का आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, हमने एक ऐसी ए की वैल्यू ली और एक ऐसी बी की वैल्यू ली, पिछले क्वेश्चन की तरह जुगाड़ बन गई और आंसर आई आ गया। और आई आंसर कितने का आएगा, कितने बाई कितने का आएगा, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/2। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 इक्वल है, आंसर कितने बाई कितने का आएगा, 2/2 का आएगा कि नहीं आएगा। फिर हम क्या करें, बी ए की वैल्यू निकालें, तो बी ए की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर कितने बाई कितने का आएगा। भाई बी की वैल्यू पहले लिखोगे आप, बी की वैल्यू का 3/2 का आंसर है और ए की वैल्यू का 2/3 का आंसर है, तो ये 2 2 इक्वल है, तो आंसर कितने बाई कितने का माना जाएगा। क्या ये दोनों सेम आएंगे, नहीं आएंगे ना। तो ध्यान रखना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं बच्चों, वो कभी भी इस इक्वेशन को होल्ड नहीं करते हैं, मतलब सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए केवल हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का आगे की जो कंडीशन होती है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स इसीलिए नहीं पॉसिबल होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का इसीलिए पॉसिबल होता है। देखो बच्चों, तो एक थ्योरम है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज ए यूनिक। इसका मतलब ये है कि हमें ये मतलब शो करके दिखाना है कि एक ही स्क्वायर मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स होता है, एक ही मैट्रिक्स का एक इन्वर्स होता है, अगर दूसरा इन्वर्स उसका होता है कि नहीं होता है, ये मुझे शो करके दिखाना है कि एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला तो उसका आंसर एक ही आएगा और आंसर नहीं आ सकता उसके, तो ये मुझे प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो लेट कर दिया हमने, लेट ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सपोज दैट इसका आंसर ये है, इससे वैसे मुझे कोई मतलब नहीं है, होगा कोई एलिमेंट। अब मुझे ये प्रूव करना है कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम इन्वर्स निकालें तो आंसर एक ही आएगा और नहीं आएंगे। ठीक है,
तो मैंने लेट कर लिया एंड लेट डी एंड सी बोथ टू इनवर्स ऑफ ए, टू इनवर्स ऑफ ए। मैंने लेट कर लिया कि बी और सी दो मैट्रिक्स हैं और दोनों ए का इनवर्स है। मतलब ए का इनवर्स यहाँ पे बी भी है और ए का इनवर्स यहाँ पे सी भी है। ये मैंने लेट कर लिया। वो तो कह रहा है कि इसका आंसर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स सी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम इनवर्स निकाला तो आंसर एक ही आएगा, लेकिन हमें दो लेके चल रहे हैं। अब देखते हैं दोनों होते हैं कि नहीं होते हैं। देन अब मैं एक कंडीशन ले रहा हूँ, देन बी इज द इनवर्स ऑफ ए। हमने लेट कर लिया कि अगर बी ए का इनवर्स होगा, बच्चों अगर बी ए का इनवर्स हुआ तो क्या कंडीशन होगी, ए बी की वैल्यू बी ए की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आएगी, ठीक है। एंड ऑल्सो सी इज द इनवर्स ऑफ ए। इसी टाइप से अगर हम सी को मान के चलते हैं कि सी ए का इनवर्स है तो क्या कंडीशन होगी, ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों कंडीशन होगी। अब सुनो बच्चों, जो लास्ट वाली इक्वेशन है, ये फर्स्ट वाली है और ये लास्ट वाली है। इस लास्ट वाली इक्वेशन में मैं एक काम कर रहा हूँ, ना प्री मल्टीप्लाइंग बाई बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब ये प्री मल्टीप्लाई क्या होता है, देखो सुनो एक बात। जैसे मान के चलो रियल नंबर में क्या कहानी होती है, x इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी ये x और y जो है इक्वल ही रहेंगे, ठीक है ना। आप 2 से डिवाइड कर दो तब भी जो है x और y की वैल्यू जो भी होगी, सॉरी यहाँ पे x है, जब भी x और y की वैल्यू जो भी होगी तब भी ये मतलब x और y क्या होंगे, इक्वल ही रहेंगे। अब मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई दो टाइप का होता है। मान लो दो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं ए और बी, अगर हम कहें कि प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो मान लो सी से कर रहे हैं तो सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सी ए इक्वल टू लिखेंगे आप सी। प्री मल्टीप्लाई में अगर सी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सी ए इक्वल टू सी बी। एक होता है पोस्ट मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई। अब मान लो पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम सी से इस इक्वेशन में, तो कैसे लिखेंगे आप, ए सी इक्वल टू बी सी। समझ गए इस बात को। पोस्ट में ऐसे लिखते हैं जैसे एलिमेंट का मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, और प्री में उसे आगे लिखते हैं, दोनों बात अलग अलग है। तो मैं प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन लास्ट इक्वेशन इस वाले में, और बी का मल्टीप्लाई करें कैसे लिखेंगे इस बात को, बी ए सी, ओके, और ये बी सी ए, और ये क्या हो गया, बी आई, ठीक है ना। सही किया ना मैंने। अच्छा, तो बी ए सी और ये बी सी ए, बी ए सी प्लस बी सी ए। अच्छा, एक तुमने वो पढ़ा है, हमने पढ़ाया था एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ पढ़ाया था मल्टीप्लाई में। एसोसिएटिव लॉ नहीं देखा, एडिशन का तो ये होता है, चुप पड़ जाता तुम लोग, एडिशन का ये होता है। और मल्टीप्लाई का क्या लिखाया था, ए बी सी इज इक्वल टू ए फिर सी बार चला गया। एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लाई प्लस का होता है, मल्टीप्लाई का होता है। तो अब मैं चाहूँ तो यहाँ से एसोसिएटिव लॉ लगा सकता हूँ इस वाली लाइन में, तो क्या बन जाएगा, बी सी बार चला गया, ठीक है। इधर बी अंदर आ जाए, चलो इसको बाद में, इससे कोई मतलब नहीं, लगाना चाहते तो लगा दो। बी सी ए बार आ गया और ये बी है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो, क्या लिखोगे, ओनली बी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हमने बी में मल्टीप्लाई किया तो बी तो आएगा। अब ये तीनों बच्चों कैसे हैं, इक्वल हैं,
तीनों कैसे हैं? इक्वल हैं। हम फर्स्ट और लास्ट वाले को ले रहे हैं। तो जब बी ए इक्वल होगा बी, और बी ए को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? बी ए इक्वल कितना दिखाई दे रहा है ये वाला? आई। तो हम बी ए को लिख सकते हैं यहाँ पे आई, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सी में मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? सी। अब इस बात से हम ये समझे, हमने बी और सी लेट किया था बच्चों कि दो इनवर्स है ए का, मतलब ए मैट्रिक्स जो भी होगा, इधर समझना बहुत ध्यान से। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स था, हमने लेट किया था कि बी और सी इसके दो इनवर्स हैं। बी और सी जो ए मैट्रिक्स है इसके दो आंसर है बी और सी। अब यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? जो आपने दो आंसर लेट किए थे वो दोनों इक्वल है। अब तीन आंसर लेट कर लेते कि भाई इसके तीन इनवर्स है, हमने मान के चला। वो तो ये कह रहा था प्रूव कर दो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होता है, तो हमने दो मान के चले। अब दोनों को कैसे होंगे? इक्वल। मतलब इसका मतलब ये है कि तुम किसी मैट्रिक्स से कितने भी आंसर लेट कर लेना, वो सब आंसर सेम ही होंगे। सेम ही होंगे मतलब क्या होंगे? एक ही होगा। मान लो सी का आंसर भी 1/2 है, तो इसका आंसर भी 1/2 आएगा। ठीक है ना? तो इस बात से ये पता लगती है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के आप कितने भी इनवर्स लेट कर लेना, वो सब आंसर कैसे होंगे? इक्वल ही होंगे, मतलब एक ही होंगे। तो कोई इनवर्स में किसी मैट्रिक्स का एक के अलावा ज़्यादा आंसर नहीं होता है, और आंसर आ भी जाते हैं तो सब बराबर ही होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये नोट हो गया, नोट कर वैसे हो गया क्या? तो थ्योरम है, ये कह रहा है इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, तो देन प्रूव दैट ए बी का होल इनवर्स इक्वल होगा बी इनवर्स और ए इनवर्स। और मैं ये बात को प्रूव कर रहा हूँ, फिर इसको याद भी कर लेना कि ए बी पर अगर होल इनवर्स लग रहा हो तो उसे हम बी इनवर्स ए इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है? ऐसे ही अगर ए बी सी पर होल इनवर्स लिख रहा हो तो उसे हम सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर। अब देखेंगे इसे प्रूव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यही बात बोलेंगे कि कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा? आई आएगा ना। कोई मैट्रिक्स है ए, उसका हमने इनवर्स निकाला और दोनों का आपस में फिर इनटू करेंगे तो क्या आएगा आंसर? आइडेंटिटी। तो जनरल सी बात है। ओके, तो यहाँ पे यही लिख रहा हूँ, बी नो दैट। यहाँ पे एक नहीं बच्चों, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, ए और बी दो मैट्रिक्स है। अब दोनों मैट्रिक्स का जो भी इनटू होगा, दोनों इनटू करके एक वैल्यू आ गई मेरी, मान के चलो। फिर इनका मैं इनटू करूँ ए बी का होल इनवर्स का। अब इन दोनों का मैं वैल्यू का मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर कितना माना जाएगा? आई माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? भाई ए बी और ए बी का होल इनवर्स, दोनों का इनटू क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। मैं अपनी ओर से क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। ए इनवर्स से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये बात तो बहुत जल्दी सीख लो तुम, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है कि ए अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे ए आएगा, बी कोई मैट्रिक्स है आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे बी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? आगे हो या पीछे हो। तो हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए बी इंटू ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आई, जिसका मल्टीप्लाई करते हैं उसे आगे लिखते हैं। ओके, तो भाई इनटू में, ठीक है, तो मैं इसमें एसोसिएटिविटी लगा सकता हूँ। मतलब इस ए को हम कैसे लिख सकते हैं? ए इनवर्स ए, और ये बी अलग लिख दिया हमने। ठीक है? और ये वाला पीछे ए बी का होल इनवर्स ये लिखा हुआ है, और ये मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा भाई? ए इनवर्स। अब ए इनवर्स ए, ये जो वैल्यू है ए इनवर्स ए, ये क्या होता है? ये आई। ठीक है? किसी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आई। और ये वाला बी, और पीछे लिख देना ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। फिर से वही बात बन गई कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? बी। कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? तो ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इनवर्स। जहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ओके, अब मैं लिख रहा हूँ अगेन
प्री मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग या प्री मल्टीप्लाइंग सही है, मल्टीप्लाइंग बाई बी इनवर्स। अभी मैंने पहले क्या किया था, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था। अब मैं दोबारा इस इक्वेशन में बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बी इनवर्स बी ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। दोनों साइड में कीजिएगा, इधर बी इनवर्स का मल्टीप्लाई और इधर भी बच्चों बी इनवर्स का मल्टीप्लाई। फिर वही बात बन गई, बी इनवर्स बी क्या होता है आई, और ये वाला ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मल्टीप्लाई करो वो तो बन है एक तरह से, ये समझ लो क्या माना जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। यही प्रूव करना है मुझे, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब इससे फार्मूला ये कैसे आई है, हमने लेट कर ली क्योंकि हमें ये प्रूव करना है। ये वाली बात हमने ये पहले बताया था ना, किसी मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स का मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी आएगा। तो इसी टाइप से ए बी दो मैट्रिक्स है और उन दोनों के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल के, उन दोनों के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल के मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा आई। ये हम तो लेट कर ली, क्यों लेट कर ली, क्योंकि ए बी का इन्वर्स ही तो इक्वल प्रूव करना है, कोई वाली बात। तो अब ये याद रख लेना कि ए बी का होल इन्वर्स लग रहा हो तो उसे हम बी इन्वर्स ए इन्वर्स लिख सकते हैं, ये फार्मूला एक तरह से।